तो हम लोगों ने देखा था मेजर रॉक एडिक्ट्स, जिनकी संख्या थी 14। किसमें क्या था ये पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। और दो सेपरेट अभिलेख भी हैं, है ना, पृथक अभिलेख भी हैं, जिनके बारे में हमने बात भी किया था। एक है मतलब क्वीन के भी एडिक्ट है, महारानी का भी अभिलेख है, बारबरा का गुफा इंस्क्रिप्शन भी है, कुछ अलग भी है, उनको नोट कर लेते हैं। दो पृथक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? कलिंग, जिन्हें कलिंग का अभिलेख भी कहते हैं, सेपरेट पृथक अभिलेख। पहला एडिक्ट 1 है, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो सेपरेट हैं अभिलेख हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कलिंग से प्राप्त हुए, दोनों कलिंग से प्राप्त हुए उड़ीसा हैं। राज्य। एडिक्ट एंड एडिक्ट 2 दोनों both obtained from the कलिंग, मीन्स उड़ीसा। पहले वाले में क्या है? पहले वाले में है कि वही सब फर्जी बातें। अशोक ने कहा कि सारी जनता हमारा संतान है ना, राष्ट्रपिता बनने के इनको शौक था, लेकिन तमगा मिल गया गांधी को। ऑल पीपल आर माई सन, इसमें यही लिखा हुआ है। ऑल पीपल आर माई सन, ठीक है। और एडिक्ट 2 में लिखा हुआ है कि राज्य का जो संविधान है ना, वो राज्य के एक एक नागरिक के ऊपर लागू होता है, चाहे वो कोई भी हो। मतलब चाहे वो शाही घर वाला हो, मतलब यूनिवर्सल सिविल लॉ। यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि अशोक के शासन काल में डीपीएसपी की धारा 44 थी, है कि नहीं? यूनिवर्सल सिविल कोड, इनका कहने का मतलब था कि चाहे वो शाही परिवार का कोई व्यक्ति हो, समान चाहे नागरिक का। मंत्री हो, चाहे चाहे समान नागरिक हो, चाहे कोई हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, है ना, कोई सेपरेट लॉ नहीं सबका, किसी को अलग से कोई वेटेज नहीं, सबके ऊपर नियम समान रूप से लागू होंगे, एक एक व्यक्ति के ऊपर लागू होंगे और बराबर लागू। फर्स्ट टाइम भी चीनी लागू ठीक है, किया ना ये सर था। इसको। फर्स्ट टाइम भी चीनी लागू किया है सर, है ना? हाँ, अभी तक नहीं था सिविल यूनिवर्सल सिविल कोड, है ना, अभी तक नहीं था, इसने लागू किया था। इसके अतिरिक्त महारानी का अभिलेख, करुआकी क्वींस एडिक्ट, मछुआरी थी ना ये हाँ सर। करुआकी। जी सर। ये जो मछुआरा लड़कियां विजय होती हैं, इनकी महादेवी। किस्मत बड़ी तेज खुलती है यार। देखो पीछे हम लोग देखे थे, उधर सत्यवती। शादी किया था उसने, क्या सत्यवती। शांतनु से, हाँ, और यहाँ पर देखो अशोक से। अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रयागराज इंस्क्रिप्शन। कहते योगी जी गुस्सा आ जाएंगे हमसे, है ना, अलाहाबाद का नाम बदल गया है। प्रयागराज का अभिलेख, जहां पर महारानी करुआकी ने लिखवाया उसमें कि पुत्र तिवारा के जन्मोत्सव पर सम्राट अशोक की द्वितीय रानी, यहाँ पर क्या लिखा गया है? द्वितीय, जबकि थी तृतीय, यानी पहले वाले खेल के बारे में इनको पता ही नहीं अशोक के, है ना, जो पहली वाली पत्नी थी। लिखा है सेकेंड क्वीन ऑफ द ग्रेट अशोका, है ना, ऑन द बर्थ सेरेमनी ऑफ तिवारा, इनके पुत्र का नाम तिवारा, है ना। तो इसमें
यही है कि खूब असरफियां बाटे चढ़ावा वगैरह हुआ, ये सब चीजें इसमें दिया गया। ठीक है। फिर अगला है बारबरा का अभिलेख। ये तो था महारानी का अभिलेख। अच्छा, इसको इस याद रखिएगा, आगे काम आएगा। बारबरा अभिलेख, बारबरा केव इंस्क्रिप्शन। सर अगर लिखते हैं इलाहाबाद वाले को तो इलाहाबाद ही लिखेंगे ना यहाँ पर, क्योंकि वो पहले तो नाम इलाहाबाद ही था। अभिलेख का नाम तो उसी नाम से जाना जाएगा ना। हाँ, हम्म, पहले तो जब अशोक लगवाए थे तब इलाहाबाद भी नाम नहीं था। इलाही ही नहीं थे तो इलाहाबाद कहाँ से होगा। तो क्या था। तब तक तो इलाही पैदा ही नहीं हुए थे, है कि नहीं। हम्म, तो बहुत बीसी बहुत चल रहा है, थैंक बीसी। यू। अभी तो मोहम्मद साहब बहुत दिन बाद आएंगे, है ना। और उसके बाद जाकर के कहीं इस तक कितना लंबे काल के बाद फिर मुस्लिम रूल आएगा, तो फिर नाम बदला जाएगा, है ना। फिर नाम एडिक्ट बदला को, जाएगा। एडिक्ट को क्या कह सकते हैं हिंदी में। अभिलेख, अभिलेख। बारबरा गुफा अभिलेख। ठीक है। इसमें दिखाया गया है ना, कि बारबरा की गुफाओं को जो है अशोक ने बनवा करके आजीवक संप्रदाय को दान में दिया। ठीक है, आजीवक संप्रदाय को डोनेट कर दिया। बौद्ध संप्रदाय आजीवक संप्रदाय को डोनेट कर दिया बनवा करके, ये बात इसमें लिखी गई है। अब देखते हैं हम लोग स्तंभाभिलेख। देखें कौन कौन आया है एक बार। ये सर बारबरा की गुफाएं कहाँ पड़ेंगी। मध्य प्रदेश, जी एमपी में शायद। ठीक है सर, बिहार में है, दक्षिणी बिहार में। बिहार में है। जी अच्छा, हाँ गया, ठीक है, बिहार गया बिहार जिले। बिहार। बिहार में है कि झारखंड वाले क्षेत्र में है। गया जिले, गया जिला लिखा था वहाँ। वहाँ तो मैदानी एरिया है थोड़ा सा। गुफा कहाँ से आ गई, नहीं है। अभी देखते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन, स्तंभाभिलेख। स्तंभाभिलेख, खंभे पे जो अभिलेख लिखवाए गए थे अशोक के द्वारा, उन्हें कहते हैं। ठीक है। इसमें 7 ऐसे अभिलेख मिले हैं, है ना, जो कि अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के 7 खंभे, है ना, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए उनका सीक्वेंस ले सकते हैं। ठीक है। चोपड़ा, दलही, मेरठ, दिल्ली चोपड़ा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा, कौशाम्बी, कौशाम्बी के बाद रामपुरवा, ये नहीं भी याद रहेंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है।
चंपारण, ये रामपुर वो बहुत पूछा जाता है सर। पूछा देखा तो सब जाए। मेहरौली, मेहरौली। मेहरौली वाला का नहीं पूछा। दिल्ली से टोपरा फिरोज शाह तुगलक लेके आया था, हाँ सर। टोपरा से दिल्ली, है ना। ये भी पूछा जाता है। 2 अभिलेख टोपरा दिल्ली लेके आया था। 1 2 3 4 5 6, ये 2 थे टोपरा वाले, दिल्ली तो है ना। ये पूछा जाता, फिरोज शाह तुगलक लेके आया था, हाँ। ये थे मेजर अभिलेख, ये थे 7 कुल। और उसके बाद जो माइनर वाले भी थे, ठीक है, वो भी पाए गए 4 जगह से। माइनर लघु स्तंभाभिलेख, लघु स्तंभाभिलेख, इसमें ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? ये मिले सांची सारनाथ, सांची सारनाथ, रुम्मनदेई, ये सब इम्पोर्टेंट है। मंडी, निगली सागर, ये नेपाल के तराई में है। सांची वाले के बारे में कुछ याद है या सारनाथ वाले के बारे में कुछ खास बात? लास्ट वाला क्या है सर? रुम्मनदेई के निगली बाद सागर, निगली सागर। अशोक का चक्र बना है सर यहाँ पर, जो लिया गया है हम लोग के उसमें संविधान वगैरह में। हाँ, 8 स्पोक्स वाला व्हील और जो शेर का सिंबल है वो। 4 शेर वाला मुंह, है ना। एक शेर पीछे छुपा रहता है, 3 फ्रंट में दिखते रहते हैं। ये भी पूछा जाता है, पूछा गया था एक बार। हाँ, कितने शेर जानवर थे? कौन कौन से बने हुए हैं अशोक की लाट में, ये गैंडा भी और पूछा बैल, जाता है। बैल और बस 2 थी, गैंडा और बैल थे ना, बस। हाथी वगैरह थे, अश्व, बहुत गज, सारे। गज और बताओ तुम लोग 4 जानवर है चिन्ह के सर, बारे में 4। नहीं मालूम? हाँ, गैंडा, 4 बैल, जानवर कौन कौन से? हाथी, एक और भी। अश्व हाथी, है, घोड़ा, गज पालकी, है, जय कन्हैया लाल। वृषभ है और सिंह है। हाँ सर, अश्व, हाँ, हाँ, गज, वृषभ और सिंह, सही। यही है ना सर? अब देखते हैं पहले वाले पिलर में क्या लिखा हुआ है। इसमें है, अशोक ने डिक्लेयर किया है कि मैं अपने प्रजा की हमेशा रक्षा करूंगा, ठीक है। और उसके लिए जो उसके सिद्धांत थे उसको उन्होंने रखे। उसका सिद्धांत है कि वो अपने प्रजा की रक्षा करेगा। अच्छा, अशोक भी बकैती छाटता रहता था बीच बीच में, नहीं सर, मोदी जी की तरह। हाँ, पता नहीं कुछ नहीं किया सर, भी ऐसा था कुछ कि नहीं है नहीं सर। किया था, लेकिन खंभे खूब गड़वा दिए तो पाए गए, तो सबको यही लग रहा होगा ना कि महान है, हैं? तुम इतिहास में काम करो ना करो, लेकिन खूब खंभे लगवाओ, खूब खंभे, खूब लिखवाओ कि हमने ये किया, वो क्या, हम ये चाहते वो चाहते, सब हमारे बेटे, सब इमोशनल बातें खूब लिख दिया। अब पाएंगे तो सब वही सोचेंगे ना कि अरे महान है ये तो, भाई गजब काम कराया है कि नहीं। तो काम भले कम करो, खंभे खूब लगवाओ, सीधी बात है। पोस्टर होल्डिंग ऐसे मोदी लगवाते खूब। हाँ, बीच एक भाइयों बहनों, है ना। ये टोपरा वाले का था या अगला है इसका? क्यों सर? दूसरा, टोपरा वाले का था दूसरा ये? में कहा है, पहला वाला पिलर में जो लिखवाया है इसने, ये टोपरा दूसरे वाला में ना? कहा, हाँ टोपरा वाले दोनों है भाई, सीक्वेंस वही है, 20 बार वही चीज ना पूछो, ठीक नहीं है। वो तो है, हाँ। हाँ, दूसरे वाले में यह है
कि जो बौद्ध, इसने लिखा है कि बौद्ध धर्म दुनिया में सबसे कम पाप वाला ना, मीन इट हैव मिनिमम सिन, बड़ा ही विख्यात, मैनी वर्चुअस, वेरी वर्चुअस, दया प्रेम सद्भाव से भरा, दया प्रेम सद्भाव स्वतंत्रता एवं सत्य से भरा हुआ धर्म है। ठीक है, धर्म की बड़ाई, ठीक है, बड़ाई किया है, कहा कि बौद्ध धर्म सबसे कम पाप वाला, स्वतंत्रता, सत्य, ठीक है, सद्भाव एवं बहुत ही महान धर्म है। ठीक है, तीसरा, तीसरे खंभे पर क्या लिखा जो मिला। ठीक है, इसने कहा है कि सब कोई अपने मन के अभिमान, क्रोध, क्रूरता को समाप्त कर लो। ठीक है, मतलब बीच बीच में ज्ञान वाली बातें बताता था वो, मतलब ये राजा प्लस फकीर दोनों हो गया था, हमको लगता है। अच्छी अच्छी बातें बताता जनता को, सीख देता था। ठीक है, हार्शनेस, क्रियलिटी, एंगर, प्राइड, ये सब त्यागने की बात किया है, सुधार कर लें अपने अंदर, मान व्यक्तित्व में सुधार करने की इसमें प्रेरणा दी गई। ठीक, पानी दे दें। ठीक, क्रोध है ना, और क्या कहते हैं उसे, क्रूरता, यानी अभिमान, है ना, इनसे दूर रहने की प्रेरणा। चौथा, चौथे में जो ग्रामाधिकारी जिन्हें राजुका कहते थे, राजुका, ये कौन थे? जनपद में जो नियुक्त किए गए थे। हाँ, जनपद में जो नियुक्त किए गए थे। ठीक है, ये असिस्टेंट होते थे ना उनके, प्रादेशिका के, जी, सबऑर्डिनेट ऑफिसर ऑफ प्रादेशिका, सहायक अधिकारी प्रादेशिका के। इसमें इनके कर्तव्यों को बताया गया है कि इनका क्या क्या ड्यूटी है, इनका क्या क्या काम है ना। कोई फाइल लेके जाए तो वहां पर ये ना कह सके कि ये तो मेरा काम नहीं, तो कह रहे हो खम्भा साहिब लिखवाए हैं, तुम्हारे काम है, इसलिए था ये। आगे पहुंचे ना तो मना डिनाई कर देते हैं, नहीं हमारा काम तो ये नहीं है भाई, जाओ दूसरा दूसरा कोई देखेगा, ये हमारा काम नहीं, अपने आप बचाने के लिए लोग कह देते हैं। पांचवा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो पटरे लगे हुए हैं। ठीक है, दो पटरे लगे हुए हैं खंभे में, आगे पीछे, जैसे खंभा है, तो इधर एक पटरा जड़ा हुआ है, खंभों पटरे जड़े होते थे, और इधर एक पटरा जड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है कि एक साइड में लिखा हुआ है
उन पंछियों और जानवरों के नाम, ठीक है, उन पंछियों एवं जानवरों के नाम जिनको कभी काटा नहीं जा सकता है लेकिन किन्हीं विशेष अवसर पर काटा जा सकता है। मतलब कि नॉर्मली उनको मारा नहीं जा सकता है, ठीक है, लेकिन कभी कभार किसी ओकेजन पर ही उनको मारा जा सकता है, काटा जा सकता है ना। जैसे घोड़ा वगैरह को, है ना, गाय को, गाय गोमेध यज्ञ होता था तभी काटा जा सकता है, अश्वमेध यज्ञ हो तभी घोड़ा मारा जाएगा, बाकी समय नहीं मारा जाएगा, है ना। तो ऐसे नियम इसमें बताए गए कि कौन से ओकेजन पर कौन सा जानवर मारा जा सकता है, बाकी टाइम उसे नहीं मारा जा सकता है। जबकि दूसरी लिस्ट में है उन जानवरों के नाम जिनको किसी विशेष दिन पर नहीं मारना है, बाकी टाइम उनको मारा जा सकता है, ठीक है। फिर इसमें एक बात और लिखी गई है कि 25 जो है बंदियों को इसने छोड़ दिया। हमको लगता है इस दिन अशोक का बर्थडे उड्डे रहा होगा, ठीक है। 25 जो है प्रिजनर्स को इसने रिलीज किया, बंदियों को मुक्त किया। और जानवरों एवं पक्षियों के नाम 2 तालिकाओं में दिए गए हैं। छठे में धम्म नीति है, धम्म पॉलिसी। अशोक की धम्म नीति का वर्णन इसमें किया गया है। अच्छे हो गए। फिर 7वां देख लेते हैं कहीं पर, यहीं पर 7। इसमें धर्म को बढ़ावा देने के लिए अशोक ने क्या क्या काम किए, ठीक है। धर्म को बढ़ावा देने के लिए अशोक ने क्या क्या काम किए, ठीक है। और सबके लिए इन्होंने, सभी सेक्ट के लिए भी इन्होंने कहा कि सभी लोग अपनी आत्मा की शुद्धता एवं चित्त नियंत्रण पर काम करें। तो जो कि महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा था, आत्मा की शुद्धता क्या मतलब, आत्मा ही नहीं होती बौद्ध धर्म में। प्योरिटी ऑफ माइंड, मन को शोधित रखें और नियंत्रित रखें। मन में बुरे विचार न लाएं किसी के भी प्रति, है ना। शुद्ध विचार मन में रहे और विचारों पर नियंत्रण करा जाए। ये बात छठे वाले में क्या है, यही सच्चा धर्म है, ये बताया उन्होंने। मन और चित्त में अंतर कुछ होता है क्या? क्या मन और चित्त में कोई अंतर होता है? जी, मन जो होता है वो चलायमान होता है, अस्थिर रहता है हमेशा। चित्त जो होता है वो एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है। जब मन की दशा जब किसी एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है तो उसे चित्त अवस्था कहते हैं।
क्या हो जाती है? लाइट चली गई थी, हम सुन नहीं पाए, मोबाइल से कनेक्ट कर लिया। मन चंचल होता है, चलायमान होता है, तो किसी भी एक बिंदु पर स्थिर नहीं रह पाता, समय के हिसाब से, सेकंडों के हिसाब से बदलता रहता है। जबकि जो चित्त होता है, चित्त एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है। यानी जब मन जो है वो किसी एक बिंदु पर केंद्रित होने लगे, चलायमान ना रहे, विचलित ना हो, तो उसको चित्त की अवस्था कहते हैं। नहीं, चित्त क्या होता है? चित्त कहते हैं मन नहीं लगा, चित्त नहीं लग रहा है। तो मन का मतलब ये है ना, कोई चीज अच्छा ना लगना। चित्त लगने का मतलब जो चीज अगर किसी को बहुत अच्छी लग रही है, उस पर भी उसका ध्यान ना लग पाए, वो चित्त की अवस्था होती है। नहीं, और कोई बताए, हिंदी साहित्य वाले बताएं। कहाँ गई निशी? कुछ पढ़ा है मन चित्त के बारे में? सर इसका वर्णन किस चित्त किताब में ज्यादा? हाँ बताओ। चित्त जो है सर, मन का एक भीतरी आयाम कह सकते हैं, हम्म जो मतलब जिसका संबंध ना अभौतिक से होता है, मतलब यहाँ अलौकिक जिसको कह सकते हैं, है ना, उस हम्म उसको चित्त कहते हैं। और अगर आपका मन जो है वो सचेत हो गया, तो हम्म सचेतन में आ गया, तो आपकी चित्त जो है वो एक खास स्तर पर जाकर ना नियंत्रण कर लेती है। ये चीज मतलब एक फ्रॉयड का जो एक सिद्धांत है कि हम जो हमारा जो हम्म अचेतन मन है और जो सचेतन मन है ना, हम्म उसके आधार पर अगर हम व्याख्या करें तो एक एक इच्छा होती है। जैसे आपने उस दिन बताया था कि हम कुछ रेडियस या फिर कुछ वेव्स जो हैं वातावरण में छोड़ते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, इसका एक परिणाम हमारे स्वप्न में भी मिलता है कि हम जो हम्म ड्रीम्स देखते हैं बेसिकली वो भी हमारे चेतन और अचेतन मन के कारण होती हैं। और यही बात हम्म थी जो बुद्ध में और गांधी में और कृष्ण में कॉमन थी, कि वो जागते हुए भी अपने सचेतन मन को जीवित मतलब जागृत रखते थे। जबकि हम लोग का क्या है, जब हम सो जाते हैं ना, तब वो चीज जागरण में हम्म आती है। जब हमारा मन कंट्रोल में एकदम शांत होता है वो भी तब हमारा चित्त, खुली जागृत नहीं रहती। जी जी, वो हम्म भी बहुत टुकड़ों में रहती है, मतलब बिना 2 सेकेंड 3 सेकेंड, मतलब बहुत कम समय के लिए आएगी। और जब हमारा बस, मन सो रहा होगा तब हमारा चित्त जागृत होगा। बिल्कुल सही बात, राइट, एग्जैक्ट। अदर पिलर्स जो हैं इनके, लघु स्तंभा, ठीक है, लेख, ये लघु भले हैं लेकिन इम्पोर्टेंट बड़े वाले से भी आता है। इसे छोटा है जिसको लघु वाले, लघु स्तंभाभिलेख। पहला है वॉइस नहीं आ रही है सर आपकी। ट्रुमन, एक मिनट, चली गई थी, लाइट चली गई थी, आ गई। ट्रुमन देई, है ना, इसमें लिखा है कि अशोक की लुम्बिनी यात्रा और फिर आवाज नहीं आ रही है सर।
से लाइट चली गई होगी। ब्रॉडबैंड की बात कर जा रहा है, एक जूम की कुछ दिक्कत है, स्पीड बहुत हाइपर है। लुम्बिनी को कर मुक्त करना की बात यहाँ पर लिखी गई है। दूसरा, सब नहीं याद रखना है। अच्छा, सांची के स्तूप में क्या है खास बात? सर ये रोमन देवी वैसे पड़ेगा कहाँ पे? नेपाल। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, नेपाल में, महात्मा बुद्ध का, और यहाँ पर गए थे इसलिए इस पवित्र धरा को कि जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उसे करमुक्त कर देना चाहिए। ठीक है। सांची के स्तूप की जहां पर लगा हुआ है वहीं पर यह है, और बहुत ही फेमस स्तूप है सांची वाला। अच्छा, ये बताइए कि फिर जो अशोक की लाट है, जो कि हमारा एक तरह से राष्ट्रीय प्रतीक है, चिन्ह है, शेर वाला है ना, वो कहाँ से लिया गया है? सिक्के पर भी आपको देखने को मिलेगा, नोट पर भी देखने को मिलेगा, ऐसे है। से लिया गया है। ये तो नहीं बना पाएंगे हम। ठीक है, कहाँ से लिया गया है अशोक की लाट? कौन से सारनाथ से होगा यार। स्तंभ से? हाँ, सारनाथ, सारनाथ से हो सकता है सर। वाराणसी, राजगीर में। सारनाथ। सारनाथ से लिए गए। वाराणसी में। अगला है निगली सागर। ये ज्यादा भूलने वाली चीज है। ठीक है, निगली सागर कपिल वस्तु में है। ये जो निगली सागर है, हाँ, निगली सागर वाला जो अभिलेख है वो पहले था कपिल वस्तु में। ठीक है, फिर इसमें ये लिखा गया है कि अशोक ने बुद्ध कोणकमान प्रतिमा को, बुद्ध कोणक बुद्ध कोणकमान स्टेचू की हाइट डबल करने का आदेश कर दिया। जितना था उससे डबल कर देने का आदेश दे दिया। ये निगली सागर में, निगली सागर वाले अभिलेख में लिखा गया है। ठीक है, इसके साथ ही अशोक का मामला जो है यहाँ से खत्म होता है। ठीक है, लेकिन अशोक के बाद, सम्राट अशोक के बाद में किसने रूल किया होगा, है ना? इसके बाद, इनके जाने के बाद में पूरा गड़बड़ हो गया मौर्य साम्राज्य। जैसे औरंगजेब के जाने के बाद में मुगल साम्राज्य गड़बड़ हो गया था, है ना, वैसे ही इनके जाने के बाद में मौर्य साम्राज्य भी गड़बड़ हो गया। क्योंकि बाकी आने वाले लोग हो गए बौद्ध, है ना, और बौद्ध होने के बाद वो राजपाट फिर संभाल नहीं पा रहे थे।
इनका एक पुत्र था जलूक, जिसने कश्मीर को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, वो अलग हो गया था, उसको मौर्य डायनेस्टी से मतलब ही नहीं रह गया था। और इनका एक पुत्र था कुणाल, जो कि अंधा था, ठीक है। पति फिर इनका कुणाल का पुत्र था एक संप्रति मौर्य। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संप्रति मौर्य, ठीक है। इसे जैन अशोक के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है कि मौर्य राजवंश में निम्नलिखित में से कौन कौन जैन धर्म के अनुयायी थे। तो वहां पर पेपर में एक कंफ्यूजन होती है। संप्रति मौर्य तो डेफिनेटली करेक्ट ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य को टिक मारे, वहां की टिक ना मारे। तो बताओ मारना चाहिए कि नहीं? क्या सर क्वेश्चन क्या था? नहीं सर। सर क्या क्वेश्चन क्या था? मौर्य वंश के निम्नलिखित में से कौन कौन या कौन शासक जैन धर्म के अनुयायी थे? हाँ सर, ऑप्शन दीजिए सर। ऑप्शन में इस तरह से ऑप्शन है। पहला पॉइंट चंद्रगुप्त, ओके सर। दूसरा बिंदुसार, ठीक है सर। तीसरा पॉइंट संप्रति, चौथा पॉइंट दशरथ। ऑप्शन ए हाँ सर। 1, 3rd and 4th, B 1 and 3rd, C only 3rd, D 2nd and 3rd। सर बी 1/3। सर खाली संपत्ति और रहेंगे। सर 1/3 1/3 थर्ड होगा ना? बी बताइए रितुल जी, बी क्या बी न्याय होगा यहाँ? बी सी होगा। 1/3 है सर, 1/3। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त संप्रति दोनों है। हम अंत में जो होते हैं वही होते हैं, है ना? अंत में हमारा जो धर्म है वही माना जाएगा। पहले कुछ भी रहे हो उससे मतलब नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बी है, कंफ्यूज करने वाली चीज थी। क्योंकि लोगों के था कि पूरा जीवन 48 साल तो वो रहा, क्या कहते हैं, हिंदू धर्म में था, और केवल 2 दिन में उसने धर्मांतरण किया, चला गया श्रवण बेलगोला, वहां मर गया। जैन धर्म में कुल 11 दिन बिताए उसने, है ना? तो कैसे वो जो है इस धर्म का अनुयायी हो गया, है ना? लेकिन बात यह है कि अंत में उसने ग्रहण किया जैन धर्म, तो वो जैन ही माना जाएगा। सर खाली संलेखना और संथाले की प्रक्रिया तो ही ज्वाइन की थी, बाकी तो कोई कुछ फॉलो नहीं किया था, तो कैसे अंतर्गत मान सकते नहीं हैं? सर, इसको शिष्य बनाया था इसको उसने। बाकायदा जैन धर्म के गुरु हाँ। ने इसको जैन धर्म में शामिल किया था, शिक्षित किया है इसको। भद्रबाहु ने। भद्रबाहु ने सर, बिल्कुल। भद्रबाहु ने इसको नाम दिया भाई, एक तरह से गुरु बन गए वो, है ना? तो इनका बाकायदा सेरेमनी हुआ था, घर त्याग किया था, तो बड़ा प्रोग्राम किया था इसने, जा रहा हूं संन्यास लेने, है ना? तो ऐसे नहीं था।
हवा में ठीक चल रहा है। अच्छा, कभी कभी इसका जो है ना हवा से कनेक्शन बन जाता है। इसकी परास देखो, ये वाह, इसकी परास हो जाती लंबी। वाह, तो ये क्या बात है भाई। तो मन मचलने लगता है, मान जा। हमारे यहाँ चीजें सब ऐसी ही हैं, समझे। इनको काफी दिन कुछ ना कहो, बात ना कहो तो मचल जाती है, उसके बाद इनको बोल दो कुछ, सही हो जाता है। ठीक है, ये देखो फिर आ गया। अरे भाई सही हो गया यार, भाई परेशान कर रहा है। अपने आप चल रहा है, अपने आप चल रहा है। ये देखो, ये हवा में चल रहा है। हवा में जैसे ऐसे ऐसे करते हैं हवा में, तो वहां पर वो लिख रहा है। स्पेस में कुछ दिखा रहे हो सर आप? ऐसा लग रहा है स्पेस में कुछ बना रहे हो। वो कोई इंडिकेशन होगा, हम नहीं बना रहे हैं। ये कोई और बना रहा है क्या? नहीं, बना तो मैं ही रहा था, चला तो मैं ही रहा हूँ हाथ से। ये देखो कैसे चल रहा है ये। एक मिनट, तो संप्रति मौर्य के बारे में ये कहा जाता है कि संप्रति मौर्य जब तक रोज सुबह नहीं रोज रात में ये नहीं सुन लेता था कि आज एक जैन मंदिर बना है, तब तक वो भोजन नहीं करता था। मतलब रोज एक मंदिर बनवाता था, जैन मंदिर, इतना बड़ा वाला ये था। और जैसे कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाया, वैसे ही संप्रति मौर्य ने जैन धर्म को फैलाया। ठीक है, और इस कारण से इसे जैन अशोक के नाम से भी जाना जाता है, संप्रति मौर्य को, जो कि कौन था? ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ द ग्रेट अशोका एंड सन ऑफ द कुणाल। कुणाल का पुत्र था ये। उसके बाद फिर 8-10 और शासक आए जिनका कोई मतलब नहीं, अस्तित्व नहीं, है ना। अब बात आती है अंतिम शासक की, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक थे दशरथ मौर्य। लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। म्यूट कर लो अपना अपना सब, है ना। दशरथ है, दशरथ सर वृहदत्त है सर, वृहदत्त नहीं, सर, बृहद्रथ नहीं। वृहदत्त बृहद्रथ कहीं कहीं पर लिखा गया है, लेकिन वायु पुराण और मत्स्य पुराण में दशरथ लिखा गया है। कुछ जगहों पर कहा है कि बृहद्रथ से शुरू हुआ, बृहद्रथ में खत्म, ऐसा नहीं। ठीक, वायु पुराण में लिखा, वायु पुराण और मत्स्य पुराण 2 सोर्सेस हैं। जिसमें लिखा गया है कि दशरथ मौर्य थे। ठीक, अंतिम शासक। और ये श्रीलंकन ग्रंथों में तो सब वृहदत्त का नाम भी तो मिलता है। इसमें श्रीलंकन ग्रंथ है ना, जो तेलंगाना में ग्रंथ है। आप अभी भारत में और भारत की बात करो, श्रीलंका ग्रंथ छोड़ दो। अपने देश की बात करो।
अरे सर बौद्ध परंपरा में बहुत इंपॉर्टेंट है संलग्न ग्रंथ और स्पेशली सर मौर्य डायनेस्टीज के लिए। देखो कई जगहों पर लिखा है बृहदरथ, ठीक है ना, और कई जगहों पर लिखा है दशरथ। हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है दशरथ और बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है बृहदरथ, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनेगा, या तो बृहदरथ ही आएगा या तो दशरथ ही आएगा, और उसी टिक मार देना। ये मतभेद वाली स्थिति है, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, लेकिन किसने मारा उसका नाम कन्फर्म रहेगा, क्योंकि वो एक महान डायनेस्टी के संस्थापक बनेगा, ठीक है। इनका था वो प्रधानमंत्री, ठीक है, और ये थे बहुत काहिल आदमी, है ना। ग्रीकों ने अटैक करके इनका 2 जगह छीन लिया, कहे अरे वो कोई दिक्कत नहीं, हम लड़ाई उड़ाई नहीं करेंगे भाई, लड़ाई में लोग मर जाते हैं, और जो है बड़े पापा कहे थे, है ना, कलिंग की विजय के बाद में उन्होंने धर्मांतरण किया था ना, तो ये गड़बड़ चीज है और हम युद्ध नहीं करेंगे, है ना। तो इनकी इस कायरना हरकत से वो हो गया दुखी, और उसने बृहदरथ भी कह सकते हो इनको, है ना, बृहदरथ मौर्य को, है ना, या फिर दशरथ मौर्य को मार डाला, ठीक है। किसने मार डाला? पुष्य मित्र शुंग। कई जगह कहा गया है कि मगध डायनेस्टी में मौर्य तक में वहां से बृहदरथ से शुरू हुई, बृहदरथ पर खत्म हुई। कई सोर्सेस हैं जो बृहदरथ मौर्य की बात को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जिसने नई राजवंश की स्थापना किया, शुंग डायनेस्टी। अब हम लोग मौर्य डायनेस्टी कंप्लीट कर चुके हैं, शुंग में प्रवेश कर रहे हैं। शुंग राजवंश में 4 शासकों का वर्णन मिलता है। म्यूट कर लो अपना अपना सब, हमने कर दिया सब, ठीक है। 4 शासकों को पढ़ना है शुंग वंश में केवल, ठीक है। यूपीएससी ने शुंग डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और 2017 में केवल एक ही क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आया था, वो यहीं से था, ठीक है। दूसरा था अग्नि, दूसरे शासक हैं इसके अग्नि। अच्छा, कब से कब तक इन्होंने शासन किया वैसे पूछा नहीं जाता है। 185 बीसी से 151 बीसी। अग्निमित्र, अग्निमित्र 149 बीसी टू 141 बीसी। तीसरा भागभद्र, भागभद्र 114। बीच के इतिहास का सोर्स गायब है, नहीं है। 83 बीसी, केवल यही 4 के बारे में पता है बस इतिहास में, ठीक है। और लास्ट देवभूति, (87 to 73 बीसी। इन 4 शासकों के बारे में ही शुंग वंश पढ़ना है, और इसको हम लोग अभी आज ही खत्म कर ले जाएंगे, ठीक है।
सबसे पहले पुष्यमित्र के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है, जो कि मौर्य राजवंश में बृहदरथ के काल में क्या था, उनका सेनापति हुआ करता था, है ना। और उस समय क्या कहते हैं, कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, है ना। तो इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र ही बनेगी, ठीक है। इनका शुंग डायनेस्टी का भी बनेगा, ठीक है। ग्रीकों ने कब्जा कर लिया था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, है ना। तो इसने क्या किया था, इनसे कहा लाइट चली गई क्या? ठीक है। बाद के जो शुंग शासक थे उनकी राजधानी विदिशा थी। बाद के जो शुंग शासक थे उनकी राजधानी क्या थी, विदिशा। शुरुआत की राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है, और बाद की राजधानी विदिशा। ये पूछा गया है। लेटर शुंग रूलर्स की कैपिटल क्या थी, ये पूछा गया है। अब देखते हैं कि और क्या क्या काम इनके शासन काल में हुआ था, ठीक है। और पश्चिमी साइड में जिनको बृहदरथ ने दबा पाया, कौन सा था जिसको इसने दबाया था। इसने ग्रीकों के आक्रमण को दबाया, प्लस विदर्भ के ऊपर आक्रमण करके उसे राज्य में शामिल किया, इसके लिए जाना जाता है। विदर्भ को जीता, विदर्भ विजय, और ग्रीकों को दबाने के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। और दो अटैक हुए थे ग्रीकों के, जिनको कि इसने सफलतापूर्वक दमन कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 ग्रीक आक्रमण झेले, ठीक है। एक आक्रमण था दिमेत्रियस, ठीक है, और दूसरा था मीनांडर, ठीक है। 2 ग्रीक शासकों के आक्रमण को इसने सफलतापूर्वक 2 बार दबाया, ठीक है, जिसमें कि दिमेत्रियस था, दूसरा मीनांडर था। मीनांडर के नाम इसके पहले भी सुन चुके हैं। कौन से ग्रंथ में मीनांडर के बारे में वर्णन है? मिलिंद पन्हो नागसेन, है ना, जिसमें मिलिंद के प्रश्न, नहीं, राजा मीनांडर उनसे क्वेश्चन कर रहा था और नागसेन उसका आंसर दे रहा था। वही चीज इसमें है। मिलिंद पन्हो नागसेन ने लिखा था, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अगली बात आती है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किए, भी पूछा गया है। इसने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। यह बात कहां से पता चली, ये और इम्पोर्टेंट है, ये और ज्यादा पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और इस बार तो ज्यादा ही पूछा जा सकता है,
ठीक है, कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया। धनदेव के अयोध्या इंस्क्रिप्शन, धनदेव के अयोध्या इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया। और इसको इस तरह से क्वेश्चन है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन बना है, ठीक है, कि किस राजवंश से संबंधित है, यह भी क्वेश्चन बना है, ठीक है। अगली बात, ये बहुत कट्टर ब्राह्मणवादी था, है ना, पुष्यमित्र ब्राह्मण शासक था, है ना, और बहुत ही ज्यादा कट्टर था धर्म को लेकर के, और इसने बौद्ध धर्म को एकदम विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था, है ना। बौद्धों को आदेश दिया था कि तत्काल प्रभाव से कन्वर्ट हो जाओ, वापस आ जाओ अपने धर्म में, है ना। ये कायरों वाला धर्म क्यों? क्योंकि इसको लगता था कि बौद्ध धर्म के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है। इसको लगता था कि बौद्ध धर्म एक कायराना सोच है और कुछ नहीं है ना। इससे सब मैनेजमेंट गड़बड़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ऊपर जिनको हमको मारना पड़ा, उनको अगर देखा जाए तो उनको इसीलिए मारना पड़ा और इसीलिए वो राज्य गंवा रहे थे, क्योंकि और उसको लगता था अगर जनता हमारी बौद्ध हो गई तो सैनिक हमारे बौद्ध हो जाएंगे। कहाँ से सैनिक लाऊंगा युद्ध के समय? जब युद्ध की जरूरत पड़ेगी तो सैनिक कहाँ से लाऊंगा? जब कहूंगा चलो युद्ध करने, तो ये लोग कहेंगे अरे हम तो बौद्ध हैं, हम तो ना लड़ेंगे। और मान लो जबरदस्ती मेरे डर के मारे हथियार पकड़ के वहां युद्ध स्थल पर चले भी गए तो वहां मर के चले आएंगे ये, क्योंकि आता जाता कुछ है नहीं, उनकी भावना मन से कमजोर आदमी, है ना, मर जाएंगे। इसलिए जनता की भलाई, राजतंत्र की भलाई के लिए आवश्यक है कि सबके सब वापस बौद्ध धर्म छोड़ दो, है ना, और सनातन धर्म में आ जाओ। और इसलिए इसने अशोक के बहुतेरे स्तूप और क्या कहते हैं जो अभिलेखों को तोड़वा डाला, ठीक है। काफी समय तक जब लेकिन देखा कि काफी कांड कर डाला था, सोचा कि बहुत हो चुका, तो फिर इसका मन थोड़ा सा ठीक हुआ, ठीक है। जब मन थोड़ा सा ठीक हुआ तो उसने कहा ठीक है भाई, जाओ तुम लोग को जो स्वीकार करना हो स्वीकार करो, ठीक है। तो इसने क्या कहते हैं, भारहूत का स्तूप, ठीक है, भारहूत का स्तूप का निर्माण करवाया, एक स्तूप खुद बनवाया, ठीक है। यानी भारहूत के स्तूप का निर्माण करवाया बाद में, इसका जब वो हो गया, मन ठीक हो गया, है ना। इस जगह होगा कोई भावना होना मन में है कि ऐसा गलत चीज है, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ कर। अगले शासक, बस इनमें इतने इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। सेकुलर तो नहीं था ये, बिल्कुल इसको सेकुलर कहते हैं। सेकुलर बाद में बना, शुरुआत में तो बिल्कुल सेकुलर नहीं था, परशुराम था ये तो शुरुआत में। अभी आपने बताया ना सर, भगवत के स्तंभों को जीर्णोद्धार किया। हाँ, बाद में अंतिम समय में सुधरा। अच्छा। अगले शासक हैं अग्निमित्र, जिनसे 2017 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था और बड़ा दूर का प्रश्न था। प्रश्न ये था, मालविकाग्निमित्रम नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किस राजवंश से किस डायनेस्टी से संबंधित है? सोचो कितना डीप क्वेश्चन उठाया, ठीक है।
किसने लिखा मालविकाग्निमित्रम? ये बता चुका हूं पहले भी। कालिदास। कालिदास ने लिखा था, जिसमें शुंग राजवंश की कहानी है। शुंग राजवंश के द्वितीय शासक जो कि पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र थे, और विदर्भ की राजकुमारी मालविका के साथ जो इनका प्रेम संबंध था, उसका विवरण यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात आती है कॉन्क्वेस्ट ऑफ विदर्भ, एंड यहाँ तो कुछ और मामला चल रहा है ना। तो जब विदर्भ पर आक्रमण करने का आदेश दिया था, तो वहां पर कमांडर इन चीफ अग्निमित्र को बनाया था पुष्यमित्र शुंग ने, और कहा था कि जाओ विदर्भ पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लो। तो अग्निमित्र गया विदर्भ पर आक्रमण करने। सेना जो है पहले रुकी हुई थी, है ना, मुआयना करने के लिए, है ना, कि क्या पहले हाल पता कर लो कैसे क्या है, आक्रमण कैसे उचित समय, पॉलिसी वगैरह बन रही थी। तब तक इनका मन हुआ कि एक बार आक्रमण करने से पहले भेष बदल करके जाएं, विदर्भ घूम के आए, अंदर जा करके थोड़ा जासूसी करके आए कैसे क्या चल रहा है। ये भेष बदल करके अग्निमित्र वहां नगर में प्रवेश किए, तो वहां पर देखा एक बहुत ही खूबसूरत अप्रतिम सुंदर नारी फुलवारी में फूल तोड़ रही थी। अब ये देख करके मोहित हो गए, है ना, और अपनी रोज जासूसी करने जाएं और रोज आ जाएं। तो उधर से पुष्यमित्र शुंग ने पूछा, भाई क्या बात है, तुम लोग अभी तक कोई गुड न्यूज नहीं दिए, है ना। तो कहे कि पता नहीं, वो जासूसी करने जाते हैं, शाम को आते हैं, है ना, उसके बाद जो है अभी तक युद्ध का आदेश नहीं दिए हैं महाराज, युवराज। कहे तुम जासूस की जासूसी करने जाओ, तब पता चलेगा। तो जब जासूस की जासूसी हुई, पता चला वहां पर जो है फुलवारी में जो है प्रेम प्रलाप कर रहे हैं। तो ऊपर बताया महाराज सेटिंग चल रही लड़के की, वो भी विदर्भ की राजकुमारी से, है ना। जहां आपने इसको युद्ध करने के लिए भेजा था, वहां ये प्रेम प्रसंग कर रहा है। कहे आओ पहले इनको जुटियाए ढंग से, वापस आ जाओ सबके सब, ठीक है। तो उसके बाद फिर इनको अग्निमित्र को बुला लिया और घर में आए, इनको लतियाया ढंग से। उसके बाद कहा तो तुमको भेजे थे वहां काम युद्ध करने के लिए, तुम वहां चक्कर चलाने लगे, नैन में टक्का करने लगे, नालायक कहीं का। दूसरे सेनापति को तैयार किया गया, कहा जाओ क्या कहते हैं अटैक करो वहां। तो कहे कि नहीं होगा अटैक वहां, ठीक है, वो मेरी ससुराल है, मेरे जिंदा रहते हुए कोई वहां हाथ नहीं लगा सकता है ना। तो कहे नहीं अटैक तो होगा। उधर एक सेना वो पुष्यमित्र शुंग की ही बढ़ चली, और इधर से ये अपना अकेले घोड़ा वोड़ा लेकर के कुछ सेना वोना इकट्ठा करके कि हम लड़ेंगे, देखेंगे, हम युद्ध नहीं करने देंगे, चाहे जो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रेम कहानी वहां पर दिखाई देता है। लेकिन अंततोगत्वा विदर्भ पर जीत हासिल होती है ना, और विदर्भ की राजकुमारी से इनका जो अग्निमित्र का प्रेम
संबंध था, है ना, वो इसमें इस कहानी में देखने को मिलता है। बाकी ज्यादा इंफॉर्मेशन निशी बता सकती है कि इसमें और क्या था, अगर पढ़ी होगी तो। मतलब नहीं मिले कि नहीं मिले हमको नहीं कंफर्म है कि नहीं मतलब हैप्पी सर, एंडिंग नहीं थी ना। सर नाटक है एक तरीके का, इतना ही इंफॉर्मेशन थी, और के मालविका और अग्निमित्र का प्रेम प्रसंग है, बस ज्यादा और कुछ नहीं। अच्छा, शादी उदी क्यों हुई नहीं हुई नहीं पता चला? नहीं सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस इनके बारे में, इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद थोड़े समय के लिए एक और शासक आते हैं, वसुमित्र, जो इनके पुत्र थे, है ना। उसके बाद का इनके बारे में और कुछ भी इम्पोर्टेंट बात चीजें नहीं है। वसुमित्र का बारे में वर्णन है बस, ठीक है, कि हाँ इनके पुत्र थे जो अगले शासक बने थे। लेकिन मतलब कि लंबे समय उसके बाद बहुत सारे लोग आए थे बीच बीच में, है ना, थोड़े थोड़े समय के लिए, जिनका केवल नाम मात्र मिलता है बस, कुछ और डिटेल खास नहीं मिलती। जैसे वसुमित्र के बाद में अंधक 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 के बाद में पुलिंदक, ये सब शासक हैं, बेटे के बेटे। पुलिंदक के बाद में घोष, घोष के बाद में वज्रमित्र। बस नाम मात्र मिलता है कि इनके बाद ये, इनके बाद ये, इनके बाद ये, इनके बाद ये शासक किए थे, शासन किए थे, ठीक। फिर इनके बाद अगले जो प्रमुख शासक आते हैं, वज्रमित्र के बाद में प्रमुख शासक की बात करें तो वो थे भागभद्र। भागभद्र 114 बीसी से 83 बीसी तक इन्होंने शासन किया था। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका नाम अलग से लिख करके बता रहे हैं, ठीक है। चार ही इंपॉर्टेंट है, बाकी वो लोग अंधक पुलिंदक किसी काम के हैं नहीं। वज्रमित्र एक ही क्वेश्चन है जो यहां से भी पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन है जो अग्निमित्र से पूछा जाता है, और एक ही क्वेश्चन है जो भागभद्र से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से नहीं होगा, है ना। क्या है? हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। ठीक है, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, ठीक है। कहां से प्राप्त हुआ? विदिशा, एमपी, ठीक है। वर्तमान बेस नगर, ठीक है। ये कौन थे? हेलियोडोरस। ये एक ग्रीक ट्रेवलर थे, राजदूत थे, ग्रीक एम्बेसडर, जो जी म्यूट करो। भागभद्र के समय भारत आए थे, मागध डायनेस्टी, ठीक है। और इन्होंने देखा कि ये बहुत कट्टर वैष्णव संप्रदाय के भक्त हैं, तो इसने एक वहाँ वैष्णव संप्रदाय की शिक्षा भी लिया कि कैसे धर्म के नियम कानून क्या है, क्या चीजें हैं, है ना। और फिर भगवान विष्णु को समर्पित, क्योंकि गरुड़ क्यों? क्योंकि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, इसलिए क्या कहते हैं, गरुड़ पिलर इन्होंने लगाया, जिसे कहते हैं भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ स्तंभ लगवाया, ठीक है। गॉड वासुदेव,
वासुदेव, जो भगवान दूसरी आईडी जो इसमें है वजह दिक्कत हो रही है। लास्ट रूलर देवभूति, देवभूति अंतिम शासक थे शुंग राजवंश के, ठीक है। 87 से 73 BC तक इन्होंने शासन किया। इसके पहले हमने देखा कि वासुदेव का गरुड़ स्तंभ लगा, इससे दिमाग में याद रखना है ना। और इनको मार डाला इन्हीं के प्रधानमंत्री वासुदेव कण्व ने, वासुदेव कण्व ने इनको मार डाला, ठीक है। और उसने नए राजवंश की स्थापना कर दिया, कण्व डायनेस्टी। यहाँ से शुरू हो गई कण्व डायनेस्टी और यहाँ पर खत्म हो गया आपका शुंग राजवंश, ठीक है। और कण्व राजवंश के बारे में हम लोग कल से शुरू करेंगे, ठीक है। 5 दिन बचा है, कुछ पूछना है तो आप लोग डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। सर इनकी जो मौर्यकालीन या अशोक के समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था और वो मौर्य प्रशासनिक, वही हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो हमने ऊपर बता दिया था, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन पूरे मौर्य काल में चला था, ठीक है। जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन बताया था वो पूरे मौर्य काल में चला था। अशोक मौर्य का भी वही सेम सिस्टम था, हाईली सेंट्रलाइज्ड। सर कल मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया था। सर कल मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया था, कल का मिस हो गया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी नहीं है। आप लोगों को पता नहीं है क्या ये बात है? ये सब अपलोड किया जा रहा है यूट्यूब पर, कितनी बार भी बताया गया, ग्रुप पर भी अपडेट किया गया कि वहां से देखा जा सकता है। तो यूट्यूब पर डाउनलोड हो जाएगा? हाँ, सेव होता है, सेव होता है, डाउनलोड होता है। सेव उसमें जो सेव का बटन है एक बार डाउनलोड हो जाएगा, फिर जब भी खोलेंगे तो चाहे नेट रहे चाहे ना नेट रहे, उसको नेट से मतलब नहीं होता, वो चल जाता है उसमें। क्योंकि रिवीजन के लिए पढ़ा रहता है ना सर, तो फिर वो कभी भी देख। अरे उसमें आप थोड़ा, उसमें डाउनलोड होता है, यूट्यूब में सिस्टम होता है, आप देखो एप्लीकेशन से करो, उसमें सिस्टम होता है, ठीक है। बट वो ओनली यूट्यूब में ही चलेगा, अदर कहीं नहीं चलेगा। हाँ तो ठीक है, अदर चलाने की जरूरत क्या है? हाँ हेलो, हाँ सर मैं कह रहा था बार बार गुफा अभिलेख है ना, क्या हो गया? बार बार गुफा अभिलेख अशोक के टाइम के बता रहा हूँ मैं। हाँ, उसके अंदर एक संप्रदाय को दान किया था सर, उस अभिलेख का बता दीजिए डिटेल। आजीवक, आजीवक, आजीवक संप्रदाय, ठीक है सर। आजीवक संप्रदाय को डोनेट किया, ठीक है सर। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में। बौद्ध संप्रदाय का ही है ना ये? और कुछ? सर ये बौद्ध संप्रदाय का ही है ना, आजीविक संप्रदाय? हाँ हाँ। भूपेंद्र जी कैसी चल रही पढ़ाई आपकी? सर निगली सागर जो स्तूप बताया था आपने अभिलेख, हाँ निगली सागर के बारे में क्या करना है? तो कपिल वस्तु, निगली सागर स्तंभ में कपिल वस्तु का विवरण है। क्या विवरण था भाई कपिल वस्तु वाला? बताया था अभी। ऊंचाई दोगुनी कर, कोड़कमान प्रतिमा की ऊंचाई बढ़ाई थी, बुद्ध की कोड़कमान प्रतिमा की ऊंचाई बढ़ाई।
दोगुनी कर दी थी। बुद्ध कोणकमान की प्रतिमा की साइज डबल, बढ़ाने की नहीं, डबल करने की बात की गई थी। दोगुनी कर दी। सर मेनेंडर का बता दीजिए, एक बार आपने बताया ना डेरियस और मेनेंडर। क्या चीज? विदर्भ विजय के समय आपने बताया था सर मेनेंडर और डेरियस, आई थिंक। डिमित्रियस और मिनांडर दो लोग थे जिन्होंने अटैक किया था, दोनों के अटैक को उसने सप्रेस किया था पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि ग्रीक रूलर थे दोनों। पहले डिमित्रियस ने, फिर दूसरी बार मिनांडर ने अटैक मारा था। ओके सर, थैंक यू। और कोई डाउट? नथिंग। सत्या समझ में आ रहा है? क्यों सत्या? यस सर। रिवीजन हो रहा है? यस सर। नोट्स एक आध भेजो, रनिंग नोट्स, देखें क्या बनाए हो। भेजता हूँ सर आज। हाँ सर एक मिनट। और भूपेन जी आप भी हमको भेजिए फोटो खींच करके, जरा देखें क्या बन गया, क्या बनाया नोट्स में। हाँ ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, जो भी रनिंग नोट्स लिखे हो भेज दो फोटो खींच के। ठीक है सर एक मेरा सीरियल पूरा नहीं भेजना है, 2-4 पेज कुछ भेज दो। हाँ सर मैंने एक सीरियल बनाया है, जिसको थोड़ा कंफर्म कर रहा था, ये जो मैं पहले पूछ रहा था आपसे, वहीं थोड़ा कंफ्यूजन है बस। पूछे? जैसे पहले आपने बताया था टोपरा वाला, तो टोपरा वाले 2 थे, ठीक है। तो पहले वाले में एक तो प्रजा की सिद्धांत, रक्षा के सिद्धांत बताया गया, और जो दूसरा वाला था हमने जो लिखा था सीरीज से, वो सीरीज से था, जिसमें पहला दूसरा टोपरा वाला था। अच्छा ठीक है, फिर सेट कर लेंगे। बस बात खत्म। ठीक सेट हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।